गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी देख चुके थे, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनियोग नियम और साहचर्य का नियम सदिश योग के लिए। अब हम सदिशों को घटाया कैसे जाता है, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल मेथड है। मान लीजिए कि एक वेक्टर, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लेते हैं, तो एक वेक्टर ये हो गया जिसका नाम हम दे देते हैं ओपी, जो कि है वेक्टर ए, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं वेक्टर बी, जो कि यहाँ, तो तीसरा आना चाहिए इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन में, ठीक है। अब वेक्टर ए अगर पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन के साथ है, और मान लीजिए वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है, तो ओपी इसका नाम क्यू पर दे दीजिए। तो हमें पता है कि ये वाली और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे से क्या है, एक ही सीक्वेंस में, और इसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा। ट्रायंगल लॉ या त्रिभुज का योग नियम हमें पता है कि दोनों का योग यहाँ पर मिलता है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी बी पी क्यू इक्वल टू किसके हैं, ओ क्यू के। ये हमें ट्रायंगुलर लॉ से पता है, त्रिभुज नियम से पता है। अब ओ पी क्या है, वेक्टर ए, प्लस पी क्यू क्या है, माइनस वेक्टर बी। मान लीजिए कोई सदिश ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है, नेगेटिव है, तो उसे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, हो सकता है कि ये इस तरफ जाना चाहिए था लेकिन हमने इसे इस तरफ जमाया है, तो इसकी दिशा क्या आएगी, नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि अगर ए से बी की ओर जाना है, मान लीजिए कोई सदिश है वेक्टर आर ए से बी की ओर है, लेकिन अगर आप उसकी दिशा परिवर्तित करके बी से ए की ओर कर देते हो तो उसमें माइनस आर लगता है, नेगेटिव लग जाता है। तो हो सकता है कि इस पी क्यू की दिशा बदलकर इसे एक क्रम में करने के लिए दिशा को बदलना पड़ा है, इसलिए माइनस आ सकता है। तो ऐसा कोई भी केस हो जहाँ पर माइनस आ जाता है सदिश के आगे, तो फिर उन दोनों का योग ना होते हुए क्या होता है, उनका माइनस। कैसे होगा, देखिए हम कर तो योग रहे हैं, बट वो प्लस माइनस माइनस होकर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपली कहलाता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कब होता है, जब दो सदिश हम लेते हैं, दो वेक्टर लेते हैं, उनमें एक में माइनस होता है, तो वहाँ सम की जगह फिर क्या हो जाता है, जैसे कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, सब्सट्रैक्शन नॉर्मली इस तरह से ही होता है, ठीक है। अब हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के बारे में पढ़ चुके होंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, जीरो हो, यानी कि परिमाण या फिर हम कह दें मैग्नीट्यूड वो भी जीरो हो और दिशा भी क्या हो, जीरो हो, तो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कुलर पॉइंट से कंटिन्यू 7 या 3 राउंड कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पर आती है, तो इसका इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं, एक ही जगह पर होंगे। एक ही जगह पर होगा तो इसका विस्थापन कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, और डायरेक्शन चूंकि ये यही है, पॉइंट है, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरह के कोई केस आ जाते हैं, वहाँ पर हम वो उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो का एक और नाम होता है नल, शून्य सदिश कहते हैं इसे, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश, नल वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप देख चुके हैं, आज हम इसी पर कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है कि वेक्टर ए, मान लीजिए आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, क्योंकि वेक्टर है और तीनों ही डायरेक्शन में है, तो हमें इसे x y z तीनों ही डायरेक्शन के बीच में वो कहीं मोशन कर रहा है,
या किस दिशा में जा रहा है, पर तीनों के बीच में जा रहा है, तो तीनों ही दिशा को काउंट करेंगे, तीनों ही डायरेक्शन को लेंगे, इसलिए इसकी इक्वेशन हमेशा आई, जे और के में लिखी जाती है। जो आगे इनके मैग्नीट्यूड होते हैं वो भी हम लिख देते हैं। अगर हम केवल एक को लेते हैं, इनमें से किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये तीनों दिशा के साथ लेना है और वेक्टर बी कितना लेना है, 3i प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमें कहा है कि आपको वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो सिंपल आपको इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। अब हम नॉर्मल मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि एक जैसे वेरिएबल 3x है, किसी इक्वेशन में 3x प्लस वाई है और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस 3y है, तो आप ऑब्वियसली x से y को नहीं जोड़ सकते, आपको सेम वेरिएबल को ही प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा x प्लस 4y। ठीक है, कुछ इसी तरह से i और i सेम वेरिएबल है, जे सेम होगा और के जो है यहाँ पर वो सेम वेरिएबल होगा। तो i से i को ही सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर i और 3i टोटल कितने i हो जाएंगे, 4i प्लस 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 2 प्लस 1 j है, यानी कि कुछ नहीं है आगे, तो 1 है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3j प्लस माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर -2k कैप होगा। कैप लगाना नहीं भूलना है, हमें जे के और आई सिंपल नहीं लिखना है, ऊपर कैप लगानी है। ठीक है, अब ये दोनों का सम हो जाएगा, तो ये फाइनली इसका आंसर होगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो आपने सम निकाला है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। ये मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, आप याद रखिए, इसका मतलब होता है परिमाण, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, आपको मैग्नीट्यूड या परिमाण लिख कर नहीं देंगे, आपको इसके आगे मॉड लगा देंगे। ठीक है, ये साइन क्या शो करता है कि आपको ये जो दिशा है ये दिशा हटानी है, आपको केवल क्या पूछा है, परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो आई जे कैप को हमें हटाना है। उसे निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, अंडर रूट लगाकर ये आई के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर माइनस, हमारे लिए फॉर्मूले में तो प्लस ही लगेगा, इसे हम अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4, इसका आंसर होगा टोटल 29। ठीक है, तो ये केवल इसका क्या आया, मैग्नीट्यूड। अगर ये रूट से और बाहर आ सकता था तो हम इसे सॉल्व कर लेते, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दीजिए। अब अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आया, यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर है कि ये तीनों अगर किसी एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए मेरा पेन का कोई पॉइंट है और ये इन तीनों डायरेक्शन में इस तरह से कहीं घूम रहा है, उसकी बजाय मुझे इन्हें बिल्कुल सीधी इस ओरिजिन से मुझे इसकी लोकेशन बिल्कुल सीधी एक ही दिशा में पता करनी है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। यूनिट वेक्टर ऊपर जो वेक्टर होता है, देख लीजिए, यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप से अगर रिप्रेजेंट करूँ एक ही दिशा को दिखाने के लिए, तो ऊपर मुझे वेक्टर एन लिखना पड़ेगा और नीचे वेक्टर एन का जो मैग्नीट्यूड आया है वो लिखना है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या निकाल रही हूँ, ए और बी का यूनिट वेक्टर निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगी यूनिट वेक्टर ऑफ, किसका निकाला है हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकाला है। तो फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, वेक्टर ए और बी जो आता है उससे पहले लिखेंगे डायरेक्शन के साथ, मतलब 4i प्लस 3j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय, पहले ऊपर वेक्टर फॉर्म लिखना है और नीचे उसका क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √29। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल तरीका है यूनिट वेक्टर निकालने का। एक क्वेश्चन और करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3i - 5j कैप प्लस k कैप है, ये वेक्टर ए है। अब इसका आपको क्या निकाला है, यूनिट वेक्टर निकाला है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए एज इट इज अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो आप पहले वेक्टर ए तो आपके पास है, आप पहले क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि यही आपको इस फॉर्मूले में रखना है। तो आप पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 प्लस 1
√35। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर ए √35। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए रखना है, वेक्टर ए की वैल्यू है 3i - 5j प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होता है 35। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का, इस पर और भी प्रैक्टिस आप कीजिए। अब हम वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये वेक्टर का जो प्लस माइनस है, इनटू डिवाइड, ये सब कुछ नॉर्मल मैथ्स से अलग होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियों में सामान्य गणित जो लगता है वही उसमें यूज होगा, बट यहाँ पर सदिश राशियों के लिए जो गणित होता है, बीज गणित, वो जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने प्लस देख लिया, प्लस यानी एडिशन, जोड़, तो योग के नियम हमने कुछ पढ़े, फिर सब्ट्रैक्शन के नियम पढ़े, घटाव के, और अब हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणा। प्रोडक्ट कितने प्रकार के होंगे, स्केलर और दूसरा है वेक्टर। मतलब सदिश का गुणा भी दो प्रकार से होता है। मैंने आपको दोनों का अंतर जब लिखवाया था तब आपने देखा होगा, वीडियो लास्ट वाली देखिएगा, जब मैंने आपको सदिश और अदिश दोनों के बीच में अंतर पढ़ाया था कि अदिशों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अदिश राशि ही रहेगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट हमेशा नॉर्मल मैथ्स की तरह ही रहेगा, उसका आंसर भी स्केलर फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो, दो सदिशों का गुणा कर रहे हो, तो वो दो प्रकार से होगा। दो सदिशों का गुणा अदिश राशि भी हो सकता है और सदिश राशि भी हो सकता है, यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में अंतर तो आपको पता है, स्केलर यानी केवल मैग्नीट्यूड और वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन भी आती हो। तो पहला हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे कि हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है या वेक्टर करना है, या जहाँ भी ऐसा यूज हो रहा है स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी स्केलर प्रोडक्ट करना है, आप नॉर्मल मैथ्स में आपने देखा होगा कि मैंने मान लीजिए ऐसा लिखा है A.B, तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, और मैंने ऐसे लिखा है तो भी आप समझ जाएंगे कि इसका मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन सदिश की अगर बात करते हैं तो जहाँ स्केलर प्रोडक्ट होता है वहाँ डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट होता है वहाँ पर क्रॉस लगाकर यूज़ किया जाता है। हम शॉर्ट में स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के रूल्स देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के क्या रूल है कि अगर आप सेम टाइप की डायरेक्शन का सम करते हैं, जैसे आई कैप है, तो उसका आंसर हमेशा आता है 1। जैसे जे कैप डॉट जे कैप, यहाँ स्केलर प्रोडक्ट करिए यानी सभी में डॉट लगेगा तो आंसर आएगा 1, और के कैप डॉट के कैप आंसर आएगा 1। ठीक है, उसी तरह अगर आई कैप में आप जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे या कैप, तो ये दोनों अलग अलग है तो इनका प्रोडक्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, जे कैप का आप के कैप के साथ प्रोडक्ट करने जाएंगे तो आंसर आएगा 0, और के कैप का अगर आई कैप से कर देते हैं तो आंसर होगा 0। यानी अगर सेम टाइप का है तो आंसर 1 है, अदरवाइज आंसर 0 आएगा। ये स्केलर प्रोडक्ट का रूल है। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का क्या रूल होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों के बीच में क्या लगेगा, क्रॉस। ठीक है, तो जब हम सेम टाइप का क्रॉस करेंगे तो आंसर 0 होगा। देखिए यहाँ पर सेम टाइप का करने पर 1 होता है, यहाँ पर सेम टाइप का क्रॉस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जे में जे का क्रॉस करेंगे तो आंसर 0,
और k में k का क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 0। सेम टाइप में आंसर 0 आता है। लेकिन अगर सेम टाइप नहीं है, जैसे i का j में क्रॉस हो रहा है, तो आंसर क्या होगा i j, और j के बाद क्या आता है k। आप इधर के इसके लिए एक साइकिल याद रखिए, वो साइकिल कुछ इस तरह से है। ये आई कैप है, आई के बाद हमेशा जे आता है और जे के बाद हमेशा के कैप आता है। ठीक है, इसका एरो कुछ इस प्रकार होगा। तो आई के बाद जे, देखिए आई क्रॉस जे और इसका आंसर होगा के कैप। अब अगर हम देखें कि जे क्रॉस के, तो आंसर क्या होगा, तो जे के बाद के आता है, के के बाद क्या आएगा आई, आई इसका आंसर होगा। ठीक है, और के बाद के क्रॉस आई आ जाए, मतलब ये के और आई का मल्टीप्लाई आ जाए, तो आंसर क्या होगा जे। ये सीक्वेंस है, देखिए आई जे के आई और के आई के बाद फिर क्या आता है जे। अगर आप सीक्वेंस से करोगे तो आंसर इस तरह से आएगा। बट अगर इसे पलट देते हो, जैसे कि आई के बाद जे आता है, जबकि मल्टीप्लाई में अगर जे पहले है और आई बाद में है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा माइनस के, क्योंकि आपने यहाँ पर सीक्वेंस को क्या कर रखा है, पलट रखा है। अगर जे के बाद के आता है बट प्रोडक्ट में के पहले है और जे बाद में है, तो आंसर क्या होगा आई कैप। आई कैप पहले आ गया, सीक्वेंस बिगड़ गया ना। हमने जो सीक्वेंस पढ़ा है वो हमेशा आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के और के बाद आई आना चाहिए। बट अगर हम इस सीक्वेंस को बिगाड़ देते हैं, जैसे कि आई के बाद के दिखा रही हूँ, मतलब मैं उल्टा चल रही हूँ, दैट मीन्स मुझे आंसर में क्या लगाना पड़ेगा माइनस जे। तो ये इसके कुछ स्केलर और कुछ वेक्टर प्रोडक्ट हैं। अब हम स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक ही वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, और वेक्टर b की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप। मैंने a और b दोनों की वैल्यू ले ली है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मुझे यहाँ कहा नहीं है कि स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो सिंपल सी बात है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये डॉट लगा है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा स्केलर प्रोडक्ट, तो मुझे पता है कि दोनों के बीच में डॉट होगा, तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे डॉट b की वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए नॉर्मल मैथ्स में आप क्या करते हैं, पहले इस टर्म का इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तीनों का इस टर्म का इन तीनों में होगा, फिर इस टर्म का इन तीनों में होगा। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। आई का 2i में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 1, 1 2 जा 2। ठीक है, फिर आई का मल्टीप्लाई आई में कीजिए, तो कितना आता है, तो आई का आई में मल्टीप्लाई, स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा है कि अगर सेम टाइप का होता है तो आंसर 1 आता है, तो आंसर कितना आया 1। अब देखिए इस आई का जे में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर प्लस करके आंसर अगर लिखूंगी तो क्या आएगा 0। फिर इस आई का के में करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। अगेन माइनस 2j की बारी है, 2j को मल्टीप्लाई आप इसमें और इसमें तीनों में करिए, तो 2j का मल्टीप्लाई जब आपने 2i में किया तो j का i से मल्टीप्लाई होने के कारण आंसर क्या आया 0। माइनस 2j का j में मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और j का j में मल्टीप्लाई होने पर डॉट प्रोडक्ट होने पर आंसर आया 1। ठीक है, और j का k में करेंगे तो आंसर 0। फिर k का i में नहीं होगा, k का j में नहीं होगा, k का सिर्फ किस में होगा, k में होगा, तो 1 1 जा 1 माइनस का 1। अब देखिए हमें इससे क्या पता चला कि केवल हम अगर तीनों में मल्टीप्लाई कर भी दें इन सारे टर्म्स का, ठीक है, तो कंप्लीटली मल्टीप्लाई करने पर भी i के साथ i ही आ पाएगा, j के साथ j वाला टर्म बचेगा और k के साथ k वाला टर्म बचेगा, बाकी सब टर्म क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो फाइनली जब भी आप नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करें तो आपको सिंपल i के साथ i का मल्टीप्लाई j से j का और k से k का करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप मैथ्स का पूरा रूल फॉलो करेंगे और सभी में करेंगे तो बीच बीच में सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा -1। ये आपका आंसर है।
ठीक है, मतलब अगर आप ए डॉट वेक्टर बी की बात करते हैं तो आंसर कितना आएगा -1। ठीक, तो इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब आई बात क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर इन्हीं दो टर्म का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो देखिए ए क्रॉस बी, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं कि ये जो आई जे कैप और यहाँ पर भी आई जे कैप तीनों में दिख रहा है, तो ये आई ये जे, ये आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे। इसका जो मेन टॉपिक है ये मैथ्स का टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसमें आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ कि इन दोनों ही इक्वेशन जिनका हमें क्रॉस करना है, इन दोनों में ही आपको क्या नज़र आ रहा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आपको इन्हें लिखना है, आई जे और के। अब पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो पहले इसके नीचे किसके टर्म आएंगे, ए के। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, बी, तो फिर थर्ड टाइम में किसके टर्म आएंगे, बी के। आप ऐसा ना करें कि ए क्रॉस बी है तो आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। बी अगर बाद में है तो नीचे भी बी आएगा, और ए पहले है तो ए यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर ए नीचे बी क्रॉस से हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता है बी क्रॉस ए, तो इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और ए की यहाँ रखनी है। तो अभी क्या है आपके पास, ए क्रॉस बी है, तो ए की वैल्यू देखिए, इस आई, ये वाला जो आई है, इसमें आप ए की वैल्यू क्या होगी, आई के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1, जे के साथ क्या है -2 और के के साथ क्या है 1, तो 1 -2 और 1, ठीक है। अब बी की वैल्यू देखिए, आई के साथ क्या है 2, जे के साथ क्या है 1 और के के साथ क्या है -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले आई कैप को सॉल्व करना है, तो आपने क्या लिखा, आई कैप और ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाकर आई कैप वाली इस, अगर आपने आई कैप लिया है तो आपको पूरी ये रो और ये कॉलम पूरा छोड़ना है, ये वाला और ये वाला। और सिंपल आपके सामने ये दो टर्म दिख रहे हैं, इसमें पहले वाले से शुरू करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ऐसे क्रॉस करना है। 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। फिर दोनों इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस लगाकर 1 का 1 में करना है, 1 1 जा 1, ठीक है। अब किसकी बारी है, जे की बारी है। अब आप जे लिख रहे हो तो आप याद रखिए, आई को आपको प्लस में लेना है और जे को आपको क्या लेना है, माइनस में। एक बार प्लस ले लिया आपने, एक बार क्या लेना है, माइनस, ठीक है। अगर आई आपने प्लस में लिया है, आपको प्लस से शुरू करना है, तो आई के बाद अगला टर्म किसका है, जे का, जे को आप माइनस में लीजिए। देखो अब जिसको लिया है उसका टर्म छुपाइए, ये पूरा कॉलम छुपा दिया और ये पूरी रो छुपा दी है। तो जे को छुपाने पर कुछ इस तरह से कंसेप्ट बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब बचा क्या, 1, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में कीजिए, 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस का 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में कीजिए, 2 1 जा 2 माइनस का 2, ठीक है। बीच बीच में माइनस होगा जब क्रॉस करते हैं तो, और बाहर एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। अब के की बारी, के लीजिए, के जैसे ही लिया तो आपने के की कॉलम और के का रो छुपा दिया, तो बचा क्या, 1 2 3 4 2, इसके लिए आप पहले शुरू करेंगे 1 से, 1 1 जा 1, और फिर माइनस आता है फॉर्मूले का, 2 2 जा 4, माइनस का 4, तो माइनस और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो फाइनली क्या मिला, 2 1 जा 2, यानी 2 माइनस 1 1, तो आई बचा केवल, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 इसमें मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3 जे आ जाएगा, और 5 के आ जाएगा। इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, इसके लिए मैं आपको एक और न्यूमेरिकल समझा देती हूँ। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम, वेक्टर a = i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर हम लेते हैं -2i प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब हम a क्रॉस b की बात करते हैं, तो हमें अगेन क्या करना है,
ये इस तरह से सिंबल बनाकर, पहले आई जे कैप तीनों में दिख रहा है तो आई जे और के तीनों को लिख दिया। अब पहले ए है तो पहले ए के सारे टर्म लिखेंगे। ए के लिए आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है 2 और के साथ क्या है -3। अगेन बी की बात करते हैं तो -2, 3 और -5। अब हमें 1 बाय 1 क्या करना है, पहले आई कैप लिखना है। ठीक है, जिनको समझ ना आए वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई कैप लिया है आपने तो इधर की रो और इधर की कॉलम आप पूरा छोड़ दीजिए। जिस टर्म को आप उठाते हो उससे रिलेटेड कॉलम और उससे रिलेटेड रो आपको छोड़ना पड़ता है। बचा क्या है, ये जो बचा है वो आप ऐसे लिख लीजिए। ये एक इजी तरीका है जो मैंने बताया पिछली टाइम, उससे भी सिंपल है। आप पहले इनको लिख लीजिए। अब फिर अगला टर्म क्या है, जे को हमें लेना है माइनस में। अब देखिए जे कैप को लेने के बाद आप जे से रिलेटेड रो को छुपा दीजिए और जे से रिलेटेड कॉलम को छुपा दीजिए। तो ऐसा ये छुपा दिया और ये छुपा दो। छुपाना मतलब आपको ये काउंट नहीं करना है, सिंपल। आप ऐसे फिंगर रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसे छुपा दिया हमने। ठीक है, अब बचा क्या 1 -5 ये और ये, तो जो बचा है उसे हम लिखेंगे 1 -3 बचा और -2 -5 बचा। ठीक है, प्लस के कैप। अब देखिए ये प्लस लिया था, ये माइनस लिया, अगेन ये प्लस लेना है। तो अब के से रिगार्डिंग जो भी कॉलम है और रो है वो दोनों छुपा दो। तो क्या बचा 1 2 -2 3, 1 2 -2 और 3। ठीक है, जो बचा उसे हम लिख देंगे। अब क्या होगा, आई कैप। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमेशा शुरुआत पहले से करनी है, ऐसे यहाँ पर भी वैसे ही करना है और फिर माइनस लगा के इसका इसमें करना है। 2 5 जा माइनस का 10। अब फॉर्मूले का माइनस और 3 3 जा 9, माइनस का 9 और फॉर्मूले का माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 9 माइनस जे कैप। अगेन 1 5 जा -5, 2 3 जा फॉर्मूले का माइनस, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6। अगेन प्लस के कैप, 3 1 जा 3 फॉर्मूले का माइनस और 2 2 जा 4 माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस 4। तो आंसर क्या होगा, 10 -9 क्या होता है -1i। 1 ना लिखते हुए -i लिख रही हूँ। माइनस माइनस प्लस 5 और 6 11, माइनस का 11 और माइनस प्लस 11 और प्लस 7 के कैप। ठीक है, ये दोनों का क्या होगा, क्रॉस होगा। तो इस तरह से आपको क्रॉस सॉल्व करना है। अब अगर आपका क्वेश्चन दिया जाता है कि सेकंड की यही जो ए क्रॉस बी क्रॉस निकाला है, इसका मॉड निकालना है, तो वेरी सिंपल, -1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको इसको बोलते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को करने का तरीका अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सेम है। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप पहले ए क्रॉस बी को ऊपर लिख देना और नीचे इनका जो ये वाली टर्म को पहले ऊपर लिखोगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड जो आया वो नीचे लिखोगे। ठीक है, तरीका सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बस इतना याद रखिए कि कोई भी दो वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप डाल लीजिए कि अगर कोई दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है और दोनों एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 0। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा ऐसा और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है और एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा और पैरेलल होगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें आपको ए और बी दोनों वेक्टर दे दिए और ऐसा कहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे की क्या है पैरेलल है, तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि पैरेलल है मतलब आप क्या निकालोगे, उसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मान लीजिए ये दोनों आपका क्वेश्चन दे दिए दोनों वेक्टर और कहा है कि प्रूफ करो कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आपको पता है कि इनका क्रॉस क्या आएगा 0, तो आप इन दोनों का क्रॉस निकालकर 0 निकालकर बताएंगे। अगर 0 आता है तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेलल है। और ये कहे कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर में कब 0 होगा, जब इनका डॉट निकाला जाए। तो आपको दोनों का डॉट निकालना है, डॉट निकाल के अगर आपने 0 लाकर बता दिया, दैट मीन्स आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल थे जो हमने आज देख लिए।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।